नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। यदि आप कॉमर्स मेरी जान के ऊपर नए हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी जो एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन, उनसे रिलेटेड आपके टॉपिक्स। तो आज का ये जो वीडियो है वो यूजफुल रहेगा आपके लिए सेबी ग्रेड ए एग्जाम के लिए, एज वेल एज आपके एनटीए नेट कॉमर्स के अंदर जो फाइनेंस सब्जेक्ट है उसके लिए, फाइनेंस एंड बैंकिंग है ना। तो यहाँ पर हम सेबी ग्रेड ए एग्जाम के अंदर जो फाइनेंस सब्जेक्ट है उसकी है क्लास नंबर 4 है। 3 क्लासेज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसका कि आप जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हो। और इस क्लास को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, जो हमने क्लास नंबर 3 ली थी, उस क्लास नंबर 3 के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़े थे उस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू है पहले वो हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे और बाद में इस क्लास का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने क्लास नंबर 3 नहीं देखी है जिसके बेसिस के ऊपर हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, तो ऊपर यहां पर आई बटन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस टॉपिक के इस क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स, ताकि जब हम आगे फाइनेंस को पढ़े और वहां पर ये टर्म्स आए तो हमको फाइनेंस सब्जेक्ट को समझने में जरा भी तकलीफ नहीं हो। ये इसका पार्ट नंबर 3 है और इसका लास्ट पार्ट है, जहां पर हम 15 और नए फाइनेंस से रिलेटेड टर्म्स को जानेंगे। टोटल मिलाकर आपके लिए 45 इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाएंगे और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी हो जाएंगे। कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी जो नोटिफिकेशन है और इस जो क्लास इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम के ऊपर जाइएगा और टेलीग्राम के ऊपर जरूर से सर्च कर लीजिएगा कॉमर्स मेरी जान, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहां पर क्यूजेस वगैरह होती है, पीडीएफ्स वगैरह होती है, नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी पूछे थे, तो मैं बताऊंगा कि कितने % लोगों के ये क्वेश्चन सही हुए हैं साथ में। तो ये जितने भी जो एमसीक्यू मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, यह क्लास नंबर 3 के एमसीक्यूज हैं, है ना। तो क्लास नंबर 3 आई होप आपने अच्छे से देख ली होगी। द राइट टू बाई the underlying securities at a specified price, exercise price on or before the expiration date, मतलब कि या तो आप जो पर्टिकुलर डेट है उसको या उसके पहले आपके पास अधिकार है, राइट है कि आप खरीद भी सकते हो या फिर नहीं भी खरीद सकते हो। तो मतलब कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस चीज को खरीद भी सकते हो या फिर नहीं भी खरीद सकते हो। यहां पर क्या है, परचेज करने का ऑप्शन है। यहां पर क्या है, परचेज करने का ऑप्शन है। और मैंने क्या कहा था, आपको परचेज करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। तो यहां पर ये कौन सा ऑप्शन होता है, परचेज का ऑप्शन होता है कॉल ऑप्शन, और सेल का जो ऑप्शन होता है वो होता है आपके लिए पुट ऑप्शन। सेल का जो ऑप्शन होता है वो कौन सा ऑप्शन होता है आपके लिए, पुट ऑप्शन। तो पहले के अंदर राइट आंसर होगा कॉल ऑप्शन। यहां पर 56%, टोटल मिलाकर 190% लोगों ने वोट दिया है, 56% ने सही इसका आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर दिया है। दूसरा क्वेश्चन आता है, द मार्केट इन विच शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, काफी इजी सा क्वेश्चन था। 2 तरह की सिक्योरिटीज होती है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट से रिलेटेड होती है और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आपके लिए मनी मार्केट से रिलेटेड होती है। इसका आंसर 79% लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। काफी इजी सा ये क्वेश्चन था। इन क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, आपको पता है कि 2 म्यूचुअल फंड होते हैं, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। डिफरेंस क्या है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड जब मतलब कि एक 3 साल का पीरियड है तो 3 साल में आप उसको कभी भी खरीद बेच सकते हो और ये खरीद बेच होगी आपके लिए नेट एसेट्स वैल्यू के ऊपर। मतलब कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड जो जिनका ट्रांजैक्शन होता है वो होती है आपके लिए नेट एसेट्स वैल्यू पर। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जिसको आप 3 साल के अंदर नहीं बेच सकते हो, उनका जो ट्रांजैक्शन होगा, मतलब कि एक लॉक इन पीरियड तक नहीं बेच सकते, उनका जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है बुक वैल्यू ऑफ कंपनी के, सॉरी वो बुक वैल्यू नहीं, वो होता है मार्केट प्राइस के आधार पर, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कमर्शियल पेपर, इनमें से कमर्शियल पेपर आपको पता है एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इनमें से कमर्शियल पेपर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और जरूर से आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा।
मैंने आपको कमर्शियल पेपर के रिलेटेड 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी कि यार पहले तो ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है, दूसरा इसको कंपनी इशू करती है ना कि गवर्नमेंट, तीसरा ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कि इसके अगेंस्ट में अगर कंपनी रुपया पे नहीं कर पाएगी तो आपकी एसेट्स बेच के रुपया दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक अनसिक्योर्ड, मतलब ये कोई भी सिक्योरिटी यहां पर नहीं रखी जाती है। तो इस ऑप्शन के अंदर काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हैं, तो देख सकते हो आपकी सी ऑप्शन 36% लोगों ने सही माना है, जबकि ये गलत है। जो इसको आप ध्यान से जरूर रखिएगा कि जो कमर्शियल पेपर होता है ना वो आपके लिए एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है और इसको कंपनी इशू करती है ना कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो ट्री बिल्स वगैरह इशू करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मैंने आपको कहा था कि क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज है उनका नाम आप जरूर से याद रखिएगा। क्रिसिल की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड, है ना। यहां पर सर्विस क्या है? इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा आपके लिए? सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इकरा की फुल फॉर्म, इकरा के अंदर याद रखिएगा जो ये आई है ना, ये आई स्क्वायर है एक तरह का। सीआरए की तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसके अंदर तो छोड़ना नहीं है। तो आई बोले तो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बस इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। लिबोर की फुल फॉर्म क्या है? लिबोर एक रेट होती है जिसके ऊपर एक बैंक दूसरे बैंक को क्या करेगा? आपस में लोन देगा। तो मतलब कि इंटर बैंक लोन है ना, तो ये इंटर लोन है ना, तो लिबोर का एल होता है लंदन है, तो लेबर नहीं है, तो लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ए नोटिस टू द क्लाइंट, क्लाइंट को एक नोटिस दिया जाता है कि अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो ना तो कम से कम इतना रुपया आपको रखना है, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया, लेकिन उसके अकाउंट में केवल 4,000 रुपया, तो उसको 1,000 रुपया और डिपॉजिट करने के लिए जो कॉल किया जाता है वो कहलाता है मार्जिन कॉल। अब हम जानेंगे 15 और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन को सिंपल से अर्थों में बोलूं तो यार मार्केट में आपकी कितनी नेटवर्थ है, कितनी वैल्यू के शेयर मार्केट में आपके चल रहे हैं, तो इसका होता है करंट मार्केट। मेरे फॉर एग्जांपल अभी एक शेयर जा रहा है 200 रुपए का और मेरे मार्केट में है 10 लाख शेयर, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 200, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख 20 लाख, 20 लाख में 200 लाख, 2000 लाख, 2000 लाख रुपीस की मेरी मार्केट नेटवर्थ यहां पर है ना। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब मार्केट में आपकी कितनी कैपिटल है, मार्केट में आपकी कितनी कैपिटल है। तो मार्केट में कितनी कैपिटल, तो मार्केट में कितनी कैपिटल बोले तो कितने शेयर है, तो मार्केट में जो शेयर है वो वाले मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस से, तो आ जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट मेकर, मार्केट मेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि जब आप आगे पढ़ोगे ग्रीन शू ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ग्रीन शू ऑप्शन, तो उस ग्रीन शू ऑप्शन के अंदर आपको मार्केट मेकर देखने को मिलेगा। सिंपल सा मैं कंसेप्ट बताता हूं आपको। सपोज करो कि यार नई नई कंपनियां हैं, या फिर सपोज करो कि यार मेरा क्या है, नया नया यूट्यूब चैनल है, मेरे पास केवल 100-200 सब्सक्राइबर है, तो मैं खुद क्या करता हूं है ना, सबका मोबाइल लेता हूं और उसमें अपना वीडियो देखता हूं, अपने व्यूज बढ़ाता हूं, लाइक करता हूं, है ना। तो जितने भी जो नए यूट्यूबर्स होते हैं वो ऐसा ही करते हैं ना, है अपने फ्रेंड्सों को व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनली भेजते हैं कि यार हमारा वीडियो देखिए, है ना, ताकि उनके ऊपर व्यूज आए। लेकिन मुझे भरोसा है कि यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर मैं आपको कहूंगा कि अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही है तो जरूर से आप मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, बिल्कुल, क्योंकि व्यूज काफी कम आ रहे हैं, क्वालिटी हम काफी अच्छी दे रहे हैं, तो अगर पसंद आ रहा है तो जरूर से आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। एनटीए नेट कॉमर्स स्टूडेंट के साथ में जो सेबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अभी डेट हो चुकी है इसकी अक्टूबर 2020, है ना, तब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो जरूर से उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो ग्रीन शू ऑप्शन के अंदर भी क्या होता है कि ये नई कंपनी है। अब नई कंपनी है तो इसकी मार्केट में शेयर की ट्रेडिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो ये क्या करता है, मार्केट में क्या करता है, खुद ही शेयर बेचता है, खुद ही शेयर खरीदता है, खुद ही शेयर बेचता है, खुद ही शेयर खरीदता है। तो उससे क्या पता चलेगा, उससे क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि यार इस कंपनी के जो शेयर है ना उनकी ट्रेडिंग हो रही है। और सिंपल सी बात है, जब आपको लगता है कि यार इनकी कंपनी के शेयर्स की क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, तो आपको एक बार दिमाग में आता है ना यार एक अच्छी कंपनी होगी, नई कंपनी लेकिन अच्छी कंपनी होगी, तभी जाके लोग इसके शेयर को खरीद बेच रहे हैं। लेकिन ये काम कौन करता है? केवल और केवल एक मार्केट मेकर करता है, ताकि उस कंपनी के जो शेयर है वो ट्रेडिंग में आ जाए। एक डीलर है, केवल दलाल है ये, हु मेंटेन एन इन्वेंटरी, उसके पास कुछ 15% का कोटा होता है इन वन और मोर स्टॉक्स, क्योंकि ऐसा सेबी परमिट करता है इसको।
और एंड अंडरटेक्स टू मेक कंटिन्यू टू साइड कोटोज, मतलब दोनों ही चीजें करता है, वो उसको बाय भी करता है सिक्योरिटीज को, साथ में उसको बेचता है, खुद ही खरीदता है खुद ही बेचता है। ए मार्केट मेकर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर हमने इसको क्यों कह दिया, ताकि ऐसा करने से उसके शेयर ट्रेडिंग होने लगेंगे और लोग भी उसके शेयर को खरीदेंगे बेचेंगे। इज ए कंपनी और इंडिविजुअल दैट कोट बोथ बाय एंड सेल प्राइस इन ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक शेयर को वो खरीदता भी है और बेचता भी है, जो उसके पास हेल्ड है इन्वेंटरी, जो उसके पास खुद के पास रखे हुए होते हैं, 15% ऑफ इश्यू इसके पास रह सकता है, होपिंग टू मेक ऑन प्रॉफिट ऑन बिड एंड आस्क स्प्रेड, ताकि उसको खरीद बेच के ऊपर कुछ भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, वो भी हो जाए और साथ में कंपनी के शेयर भी ट्रेडिंग में आ जाए। मनी मार्केट क्या है, एक ऐसा मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो इन्वेस्ट करती है और प्रोफेशनली मैनेज करती है डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेल्स इन द पोर्टफोलियो टू इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर से रुपए लेती है और अलग अलग शेयर्स मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है, उस अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना बोलता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक जगह पर इन्वेस्टमेंट न करके सभी तरह के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करती है। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि आप जिस शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो उसे कितना रुपए कमा लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेयर से कमाए 35 रुपए और उस शेयर को मैंने मार्केट में खरीदा था 700 रुपए के अंदर, तो बताओ मैंने उस शेयर से कितना परसेंट रुपए कमा रहा हूं, 35 डिवाइडेड बाई 700 मल्टीप्लाई बाई 100 है ना, 35 दूनी 70, मैं यहां पर कमा रहा हूं 5%, कितना कमा रहा हूं मैं यहां पर 5% रुपया मैं यहां पर कमा रहा हूं। मेरा प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, 5% का है। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनी है जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसको क्या किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। और आज के टाइम के अंदर अधिकतर जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनीज है उनका प्राइवेटाइजेशन करने की बारे में सोचा जा रहा है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस बोलता है कि हे कंपनी के शेयर खरीदने वालों, हे कंपनी के शेयर खरीदने वालों, मुझे देखकर ही शेयर खरीदना। मतलब कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक किताब होती है जिसमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, पास्ट लिखा हुआ होता है, प्रेजेंट लिखा हुआ होता है, फ्यूचर लिखा हुआ होता है। आप उस प्रोस्पेक्टस को सही से पढ़िएगा और उसके बाद में अगर लगता है कि यार आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिएगा। जैसे कि आप किसी भी कॉलेज वगैरह के अंदर एडमिशन वगैरह लेते हो तो वहां पर भी तो क्या लेकर आते हो, पहले प्रोस्पेक्टस लेके आते हो जहां पर उसके पास रिजल्ट के बारे में बताया जाता है, फ्यूचर प्रेजेंट एमिनिटीज के बारे में बताया जाता है, आपके फ्यूचर को सेव करने के बारे में बताया जाता है। ए डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय आईपीओ, कंपनी जो कंपनी ऑफर दे रही है वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसके अंदर सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हो, क्या प्राइजेस होगी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, वो सारी की सारी डिटेल उस इश्यू से रिलेटेड लिखी हुई होती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कंपनी के शेयर्स के अंदर क्या इफेक्ट रहा, कितना शेयर परसेंट बढ़े, कितने परसेंट कम हुए, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। राइट इश्यू क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल यह कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है, इनके पास एक राइट होता है प्रीएम्प्टिव राइट। कौन सा राइट होता है, प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब होता है कि ये कंपनी को कहते हैं कि हे कंपनी, अगर तू इन फ्यूचर इक्विटी शेयर इश्यू करेगी तेरे को रुपए की जरूरत है तो लोगों को इक्विटी शेयर इश्यू करने से पहले हमको पूछना कि हम खरीदना चाहते हैं या फिर नहीं खरीदना चाहते हैं, उसके बाद ही लोगों को वो इक्विटी शेयर इश्यू करना। एन ऑफर बाय वे ऑफ राइट टू करंट शेयर होल्डर, ये करंट इक्विटी शेयर होल्डर है ना, ऑफ सिक्योरिटीज दैट अलाउ देम, कि उनको ये अलाउ करती है टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, ताकि वो उनकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग के आधार के ऊपर वो कंपनी कभी भी उनकी कंपनी कभी भी मार्केट में शेयर इश्यू करती है तो सबसे पहले उनको खरीदने का राइट होता है। पहले आता है रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स कहता है कि बहुत रिस्क लो, बहुत प्रॉफिट कमाओ। ग्रेटर रिटर्न इन ग्रेटर रिस्क। रिस्क न्यूट्रल कहते हैं ज्यादा रिस्क मत लो ना ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, ठीक ठाक सी प्रॉफिट कमाओ, ठीक ठाक सी रिस्क लो, जो कि
किस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं? ग्रेटर रिटर्न इन ग्रेटर रिस्क को सपोर्ट नहीं करते हैं। रिस्क टेकिंग वो बंदे होते हैं जो कि रिस्क लेने की सोचते हैं कि यार मैं तो रिस्क लूंगा, चाहे मेरे को प्रॉफिट कम हो जाए, लेकिन मैं तो इसके अंदर रिस्क लेकर रहूंगा। रिस्क टेकिंग पर्सन वो होते हैं। शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट सेलिंग होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बंदा हूं जिसको कि बहुत ही अच्छी नॉलेज है और उसको पता चलता है अपने एनालिसिस से कि इन फ्यूचर मार्केट में शेयर्स की जो प्राइस है वो गिरने वाली है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? शेयर नहीं है। तो मैं आपसे, जो कि भाई साहब तैयारियों में मग्न हो, आपको इन ऐसी बातों के एनालिसिस नहीं कर पाए, मैं आपको कहता हूं यार तेरे पास जो 1000 शेयर पड़े हैं ना, वो 1000 शेयर मेरे को दे दे। आपने मेरे को 1000 शेयर दे दिए। मैं क्या करता हूं, वो 1000 शेयर मार्केट में बेच देता हूं। कितने रुपए के अंदर? 100 रुपए के अंदर। तो टोटल मिलाकर कितने रुपए मेरे को मिले? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 10,000, 1 लाख। और जो मैंने एनालिसिस किया था वही हुआ। मार्केट में उसकी प्राइस एक वीक के बाद में हो गई 80 रुपए। तो अब वापस में 1000 शेयर खरीद लेता हूं 80 रुपए के अंदर, 80,000। फायदा कितने का हो गया? 20,000 का मेरे को फायदा हो गया। ऐसा अगर आप एनालिसिस करते हो तो कहा जाएगा कि आप शॉर्ट पोजीशन में हो। तो शॉर्ट सेलिंग के अंदर जो क्या होता है कि पहले तो वो क्या करता है, कुछ शेयर्स खरीदता है, उनको बेचता है और वापस जब प्राइस कम हो जाती है तो उनको वापस खरीद लेता है और कुछ प्रॉफिट कमा लेता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करते हो जिससे कि लोगों को लगता है कि आप एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो और वो आपके अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो डिविडेंड दिया जाना चाहिए था वो किससे दिया जाना चाहिए था? कंपनी के प्रॉफिट से। लेकिन कंपनी को कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड अपने पास जो पुराने जो कैपिटल्स वगैरह पड़ी थी ना, किसी चीज को बेच कर आई होगी या किसी भी तरीके से जो कैपिटल पड़ी हुई थी ना, उस कैपिटल से क्या करते हैं, डिविडेंड देना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि अब लोगों को क्या लगेगा कि कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड दे रही है, कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी, अच्छी कंपनी होगी, लेकिन कंपनी को तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड दे ही नहीं रही है। कंपनी तो अपने पास जो सेविंग्स बची हुई थी उनमें से डिविडेंड दे रही है। तो अगर आप फाइनेंशियल एडजस्टमेंट करते हो, क्यों करते हो? ताकि आपकी कंपनी की जो पोजीशन है वो काफी अच्छी दिखने लग जाए और लोग आपके अंदर इन्वेस्ट करने लग जाए। कूपन का मतलब क्या होता है? कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। जीरो का मतलब जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, मतलब कि ऐसे बॉन्ड जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो फायदा क्या होगा? 100 रुपए का बॉन्ड है, आपको इश्यू किया जाएगा 90 रुपए के अंदर। कितने में इश्यू किया जाएगा? 90 रुपए के अंदर खरीदा जाएगा। खरीदने को बोलते हैं रिडीम। क्या बोलते हैं? रिडीम। खरीदा जाएगा उसकी फेस वैल्यू के ऊपर। 10 रुपए का आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। इसे बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, जिसमें इंटरेस्ट तो नहीं मिलता है लेकिन शेयर को बेचा कम पे, इश्यू कम प्राइस पे रहता है, खरीदा उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर होता है और जो भी डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टर्स के लिए। शॉर्ट पोजीशन क्या होती है? एक ऐसा इन्वेस्टर्स जो कि सिक्योरिटीज को बेचता है इस उम्मीद के साथ, इन्वेस्टर सेल सिक्योरिटीज इन होप कि उनकी वैल्यू गिरेगी और उनको वापस कमा के क्या कर लेगा? प्रॉफिट अर्न कर लेगा। स्टॉक स्प्लिट्स का मतलब होता है कि मैं अपने शेयर्स को तोड़ देता हूं लेकिन उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता हूं। जैसे कि पहले मेरे पास 100 रुपए के 100 शेयर थे 10 रुपए के, वैल्यू कितनी थी? 1000 रुपए की बिफोर। अब मैं क्या करता हूं 100 जो शेयर है उनको कन्वर्ट कर देता हूं 200 के अंदर, उसकी वैल्यू रख देता हूं 5 रुपए। अगेन मेरी टोटल कैपिटल कितनी रहेगी? 1000 रुपए ही। होलसेल चेन इन नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर चेंज हो रहे हैं और साथ में प्राइस में भी इस तरह से चेंज हो रहे हैं कि आपकी जो शेयर कैपिटल होती है उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हो रहा होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।